वो बोल रहा है कि भाई डायमंड एंड ग्रेफाइट आर डिफरेंट सॉलिड फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ही हमने पढ़ा है कि भाई कार्बन की ये एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट ना। द कार्बन्स एटम इन डायमंड एंड ग्रेफाइट आर अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज। ठीक है। स्टेट द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ईच कार्बन एटम हैज इन डायमंड। डायमंड में से पहले भी एक्सप्लेन किया, एक कार्बन फोर कार्बन से ना अटैच्ड होता है कोवलेंटली बॉन्डेड यूं करके ना। ग्रेफाइट में तीन से होता है, ग्रेफाइट में तीन से होता है, और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो वेकेंट होता है। ये किसका है? ग्रेफाइट का है। ये किसके? डायमंड का है, जिसमें चार से वो कनेक्टेड होता है। ठीक है। तो फोर हो गया। फिर वो बोले स्टेट द नंबर, स्टेट द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। ये हमने याद किया हुआ है ना, सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, डायमंड हो गया, और ग्रेफाइट हो गया। इसको बोलते हैं जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि नेम एन ऑक्साइड दैट ऑक्साइड डायमंड और ग्रेफाइट के ये जो होते हैं ये जॉइंट स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। SiO2 हम यहाँ पे वो लिख देंगे। फिर उसके बाद है कि डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ग्रेफाइट। अच्छा, जो एटम्स जो होते हैं ग्रेफाइट में, वो लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं ना। ये मैंने उस दिन भी आप लोगों को कराया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। ये जो एटम्स होते हैं ग्रेफाइट में, वो इस वो तरीके से जो है ना वो लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है। और हेक्सागोनल ना शेप होता है ना, लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, और जो शेप होता है इनका वो हेक्सागोनल होता है। डायमंड में एक कार्बन चार कार्बन से कनेक्टेड होता है, और ये ग्रेफाइट में आप देख लोगे कि एक कार्बन जो है वो तीन कार्बन से, तो ग्रेफाइट में एक कार्बन तीन कार्बन से जो है ना वो कनेक्टेड है से। अच्छा, फिर देन इसके बाद यहाँ पर ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, उसने कहा है कि ये अरेंज कैसे होते हैं ना। एक तो एक कार्बन तीन कार्बन से कनेक्टेड है, एक कार्बन जो है वो तीन कार्बन से जो है ना वो कनेक्टेड है। फिर उसके अलावा जो दूसरी चीज यहाँ पर है कि ये वो लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। ये जो होते हैं ये लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। एक ये हमारे पास आ गया कि इनकी जो फॉर्म होती है वो ये किस फॉर्म में होते हैं, ये लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद एक ग्रेफाइट एटम्स और एक कार्बन एटम तीन कार्बन एटम से अटैच होता है, और ये लेयर्स की वो फॉर्म में जो है वो एक दूसरे से अटैच्ड होता है ना। ठीक है। ये लेयर्स की फॉर्म में एक दूसरे से अटैच्ड होता है। ठीक है। इन ग्रेफाइट atoms are arranged in a layer in hexagonal pattern या hexagonal shape या in hexagonal ring of carbon। ठीक है। आपने ये तो देखा होगा कि यहाँ पर एक हेक्सागोनल टाइप जो है ना रिंग वो बन रहा है ना, यहाँ पे हेक्सागोनल रिंग जो है ना यहाँ वो बन रहा है। तो एक तो ये वो लेयर्स होते हैं, और उन उन लेयर्स के अंदर ये हेक्सागोन रिंग की जो है ना उसमें होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है वो बोले कि हाउ ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैंने ऊपर ही ये बात बताई ना कि एक की ग्रेफाइट में एक कार्बन तीन कार्बन के साथ जो है ना वो कनेक्टेड होता है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वेकेंट होता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी फोर है। तो वो कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं। ठीक है। तो तीन जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ वो बॉन्ड बना लेता है, एक इलेक्ट्रॉन वेकेंट रह जाता है। ड्यू टू विद दैट इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसको बोलेंगे बाय फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन।
आप फ्री इलेक्ट्रॉन भी वो लिख सकते हो और मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी वो लिख सकते हो, मोबाइल इलेक्ट्रॉन मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पर हम जो है सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद है वो बोले है कि कंप्लीट द टॉटन डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट द चार्जेस ऑफ द आयंस इन सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड में क्या होता है, Na2O होता है ना। देखो Na होता है ग्रुप 1 और पीरियड वो 3 का, तो 281 इसकी वो कन्फिगरेशन होती है। जो ऑक्सीजन होता है वो ग्रुप 6 में होता है, पीरियड 2 में होता है, तो 2 6 इसकी जो है ये वो कन्फिगरेशन होती है। तो होता क्या है कि जो अब यहाँ पे जो है ना देखो, Na एक इलेक्ट्रॉन जो है ना लूज वो कर देगा आयन बनाने ना, Na वो प्लस हो जाएगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कन्फिगरेशन हो जाएगी 2 8, और ये Na वो प्लस हो जाएगा। और जो ऑक्सीजन है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 और 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा O2 माइनस से। अब एक ऑक्सीजन को ना 2 Na प्लस चाहिए, एक ऑक्सीजन को 2 Na प्लस जो है ना यहाँ पे बचाइए से। ठीक है, 2 और ये 8 की वो कन्फिग्रेशन होगा, और चार्ज कौन सा है, +1 का। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। अच्छा, ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है ना, 2 6 से वो 2 8 की वो तरफ जा रहा है, और -2 उसके ऊपर चार्ज जा रहा है। तो इसमें इस तरीके से 2 पेयर को बना दो और 2 अनपेयर को बना दो। फिर अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ना इन दोनों, एक या ये एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों Na प्लस से वो गेन कर रहा है। तो एक यहाँ बना दो, एक यहाँ बना दो, लेकिन वो सर्किल की फॉर्म में बनाना है, इस बात का ध्यान वो रखना है। चलो अब आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखो, अब ये हमारे पास आ गया कि भाई पोटेशियम इज अ ग्रुप 1 एलिमेंट, नेम एंड डिस्क्राइब द बॉन्डिंग इन पोटेशियम। देखो भाई, पोटेशियम जो है ना वो कोई है क्या, ये मेटल है। पोटेशियम मेटल है ना, और मेटल में क्या होती है, मेटेलिक वो बॉन्डिंग होती है। पोटेशियम क्या है, वो मेरे पास वो मेटल है। पोटेशियम मेरे पास क्या है, वो मेटल है। और मेटल में क्या होती है, मेटेलिक को बॉन्डिंग होती है, तो हमें यहाँ पे मेटेलिक बॉन्डिंग डिस्क्राइब करनी है। पोटेशियम जो है वो मेटल है, और मेटल में मेटेलिक बॉन्डिंग होती है ना, तो हमें यहाँ पे ये बेसिकली मेटेलिक बॉन्डिंग जो है ना वो डिस्क्राइब करनी है पोटेशियम की ना। सही। तो यहाँ पे सबसे पहले तो नेम क्या है, क्योंकि पोटेशियम वो मेटल है भाई, पोटेशियम क्या वो मेटल है, तो उसमें क्या होगी, मेटेलिक वो बॉन्डिंग होगी। और दूसरा क्या, डिस्क्रिप्शन इसकी क्या होगी कि इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव आयन ऑफ मेटल एंड द सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल दो या खाली अट्रैक्शन बोल दो, एक ही बात होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन ऑफ मेटल एंड सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। सही। तो देखो, टोटल 4 मार्क का क्वेश्चन है। 1 मार्क तो ये बताने के भाई वो बॉन्डिंग कौन सी है, बाकी 3 मार्क जो है ना आपकी एक्सप्लेनेशन के। 1 मार्क ये हो गया, दूसरा पॉजिटिव आयनो मेटल हो गया, तीसरा डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन हो गया। 3 चीजों के 3 मार्क्स है। अच्छा देखो, उसके बाद वो बोल रहा है, अब ये पूरा एक कंप्लीट जो है ना, ये क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट, वो पैकेज है, हर चीज इसमें जो है ना वो पूछिए। पोटेशियम कंबाइंस विद सल्फर टू फॉर्म एन
ionic compound potassium sulfide K2S give the two physical properties of ionic compound. फिजिकल प्रॉपर्टीज ionic compound की तीन होती हैं। एक तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उसके अलावा ये दे कैन दे आर सॉल्युबल और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, तो इन तीन में से कोई भी दो जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तीनों लिख रहा हूँ, आप तीन में से कोई दो पर लिख देना। क्या है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फिर है सॉल्युबल होता है, फिर एक और क्लास क्या है? कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करता है। तो ये तीन में से कोई भी दो जो है ना, आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। अच्छा, देन फिर इसके बाद हमारे पास है complete the dot and cross diagram to show the electron arrangement and the charges of the ions in potassium sulfide। तो ये उसी वो तरीके का है, बस ये वाला जो है ना, जो डॉट एंड क्रॉस वाला, ये लास्ट को क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद वो नहीं कराऊंगा, दो जो है वो काफी होंगे। पोटेशियम सल्फाइड है ना, पोटेशियम K2S, पोटेशियम ग्रुप 4 ग्रुप, ये वन और ये पीरियड 4 है, यानी 2 8 8 1। तो ये एक जो है वो लूज करेगा और ये रहेगा 2 8 8, और ये K+ की हो गई। सल्फर जो है वो ग्रुप 6 में और पीरियड 3 में होता है, तो इसकी कन्फिग्रेशन है 2 8 6। ये जो है ना दो गेन कर लेगा, तो दैट विल बी 2 8 और 8। तो ये हो गया -2। अब पोटेशियम में देख लो भाई, एक इलेक्ट्रॉन जो है, दो इलेक्ट्रॉन गेन ये लूज करेगा ना। ठीक है, तो ये लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से जाएंगे। और चार्ज आ जाएगा इन दोनों पे +1 का, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ना। फिर उसी तरीके से सल्फर आ जाएगा। सल्फर के भाई के पास टोटल 3 शेल्स हैं, सही है। और ये दो जो पोटेशियम एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करे, लूज करेगा ना, वो सल्फर दोनों गेन कर लेगा। तो वैलेंस शेल में कितने रहेंगे इसके पास? ये होगा 6, और एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों से वो गेन कर लेगा ना। ठीक है, तो एक ही इसने यहाँ से गेन किया है और एक इस वाले पोटेशियम से गेन कर लिया, एक ये वाले पोटेशियम से गेन कर लिया और एक ये वाले पोटेशियम से गेन। चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर -2 का। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आ गया। अब ये ना NCl कोवेलेंट कंपाउंड का है। NCl3 द कोवेलेंट कंपाउंड कंप्लीट द टॉटन क्रॉस डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ NCl3, शो द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ओनली। अब देखो NCl3 है ना, नाइट्रोजन की वो कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 5, क्लोरीन की होती है 2 8 और 7। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, तो एक पेयर होगा, बाकी दो अनपेयर्ड होंगे। वो तीन अनपेयर्ड होंगे, तो एक पेयर बना दिया, तीन अनपेयर्ड बना दिया। फिर आ रहा है हमारे पास वो क्लोरीन। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो तीन जो है वो पेयर हो जाएंगे और एक अनपेयर्ड हो जाएगा। ये अनपेयर्ड, बाकी तीन पेयर। सारी जो गलती होती है ना, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, बच्चा ये भूल जाता है वो बनाना। हमेशा का यही है, एक पेयर्ड और तीन अन वो एक अनपेयर्ड और तीन पेयर्ड। ठीक है, तो ये NCl3 का होगा। अच्छा देखो, अब यहाँ पर आ गया। अब वो बोल रहा है कि भाई सोडियम क्लोराइड डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड बट डज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन। एक्सप्लेन व्हाई इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। वो बोल रहा है कि भाई जब सोडियम क्लोराइड है
जब वो सॉलिड है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, बट जब ये लिक्विड है तो इलेक्ट्रिस जब सॉलिड है तो वो नहीं कर रहा, जब लिक्विड है तो कर रहा है। देखो एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, दो ही चीजें वो कंडक्ट करते हैं, या तो कोवेलेंट होता है या फिर वो हाइनिक होता है। सॉरी, या तो हाइनिक होता है या फिर मेटेलिक होता है। जो आइंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बाय मूविंग आइंस ना। अब देखो, सॉलिड मेरे पास NaCl है। सॉलिड में क्या होता है, जो आइंस होते हैं बिल्कुल वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जैसे NaCl है। तो यहाँ पर यूं करके इसके आइंस हैं। अब ये आइंस बिल्कुल आपस में क्या है, ये पैक्ड है। ये आइंस क्या है, बिल्कुल पैक्ड है ना, जीरो डिफरेंस के साथ। ये आइंस बिल्कुल वो पैक्ड है। अब ये तो सॉलिड फॉर्म है तो ये मूव नहीं वो कर सकते। इनके लिए मूव करना जो है वो मुश्किल है, ये मूव नहीं वो कर सकते ना, इम्पॉसिबल है मूव करना। तो जब ये मूव ही नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से ये करेंगे वो कंडक्ट। जब ये मूव ही नहीं वो करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से करेंगे ये वो कंडक्ट। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि फ्री मूविंग आइंस नहीं होते हैं। ठीक है। बट मोल्टन में वो करते हैं, क्योंकि मोल्टन में क्या होता है, इनके दरमियान डिफरेंस आ जाता है ना, यानी डिस्टेंस आ जाता है, तो ये फिर इलेक्ट्रिसिटी मूव करना स्टार्ट वो कर देते हैं। ठीक है। इन सॉलिड ions are in a fixed position, but in molten state, यानी molten का मतलब liquid state, ions are not in fixed position and they can move। ठीक है। अच्छा, पर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ये भी एक आखिरी कर लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल कंप्लीट द डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। कार्बन है वैलेंस शेल में, कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 4। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कॉन्फ़िगरेशन होती है, ओ सॉरी, टोटल कॉन्फ़िगरेशन है 2 6। तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 के 4 शेयर कर लेगा, 4 के 4 अनपेयर्ड होंगे। ऑक्सीजन क्या करेगा, वो वाले आ, ऑक्सीजन अब कि ऑक्सीजन के पास जो है वो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। 6 इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब, 2 अनपेयर्ड होंगे, तो जो है वो पेयर्ड, तो पेयर होंगे। ठीक। तो अब यहाँ पे पहले इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बना देते हैं। फिर तो पहले पेयर वो बना देते हैं ऑक्सीजन के, ये पेयर बनाते हैं। तो इस तरीके से हो गया, ये मेरे पास हो गए ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा देखो, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक वो क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि भाई द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ मैग्नीशियम फ्लोराइड एंड कार्बोनाइल फ्लोराइड आर शोन। मैग्नीशियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है 1 2 6 3, और जो कार्बन फ्लोराइड है उसका है -111। ठीक है, यानी कि -101, 111। वो बोल रहा है कि भाई एक्सप्लेन यूजिंग योर नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग वाई मैग्नीशियम फ्लोराइड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। कितने मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। देखो, मैग्नीशियम फ्लोराइड का सारा मसला है स्ट्रक्चर का ना। ठीक है। मैग्नीशियम फ्लोराइड जो है वो आयनिक लैटिस है। मैग्नीशियम फ्लोराइड इज अ जायंट आयनिक लैटिस ना, जिसकी वजह से क्या है, उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होंगी। तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, ओ सॉरी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होंगी, तो जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा ना। ठीक है। इट हैज जाइंट आयनिक स्ट्रक्चर, इट हैज जाइंट आयनिक स्ट्रक्चर, सो इट हैज स्ट्रांग
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। फिर उसके बाद है कि एक्सप्लेन यूजिंग योर नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग वाई कार्बन फ्लोराइड हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों है? कार्बन फ्लोराइड है, कार्बन फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट लो इस वजह से है क्योंकि ये कोवलेंट स्ट्रक्चर है और इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ठीक है, जो अट्रैक्टिव वो फोर्सेस है वो वीक है, और ये सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है। इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करिए ना, देखो मैग्नीशियम फ्लोराइड तो मैग्नीशियम और फ्लोरीन के इन बिटवीन है, यानी मेटल और नॉन मेटल के बीच में, तो ये आयनिक कंपाउंड हो गया, ये आयनिक वो कंपाउंड हो गया। बट मैग्नीशियम और कार्बन फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कम है। कोवलेंट में दो टाइप्स होती हैं, इस दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है मेरे पास सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर, एक होता है सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर, और एक होता है जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर। सिंपल कोवलेंट और जॉइंट कोवलेंट में डिफरेंस यही होता है कि जो सिंपल कोवलेंट है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और जो जॉइंट होते हैं उसका जो है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जॉइंट का हाई क्यों होता है? क्योंकि उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेज स्ट्रांग होती है। और इसका लो क्यों होता है? क्योंकि इसकी अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है वो वीक होती है, ठीक है। इट हैज सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर, it has simple covalent structure and has weak intermolecular या weak attractive forces। अच्छा देखो, फिर से वही आ गया मैग्नीशियम का क्वेश्चन। मैग्नीशियम द मेटल डिस्क्राइब द बॉन्डिंग इन मैग्नीशियम। वही वो सेम क्वेश्चन है जो हमने वो पोटेशियम के लिए किया था ना, तो यहाँ पे रिपीट करने की कोई भी नीड नहीं है फिजूल में। हाँ, अब देखो यहाँ पे जो है ना इशू होते हैं ना, ये अब आपको जो एक ना स्ट्रक्चर दिया हुआ है, complete the dot and cross diagram to show the electron arrangement of a molecule of ethanol in a shells have been drawn। अब यहाँ पर हम एक इथेनॉल दिया हुआ है, अब क्या है यहाँ पे कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन से वो कनेक्टेड है। अब देखो कार्बन जो है ना यहाँ पे चार से वो कनेक्टेड है, एक दो हाइड्रोजन से, तीन हाइड्रोजन से, और एक वो कार्बन से। तो यानी वो तीनों के साथ, चारों के साथ इसका सिंगल वो बॉन्ड होगा, क्योंकि चार जो है ना उससे इसके साथ वो अटैच्ड है। तो यहाँ पे जो है वो कार्बन के चार अनपेड इलेक्ट्रॉन बना देंगे हम, ठीक है। ये मैंने कार्बन के चार अनपेड इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये सॉरी, ये डॉट से है। अच्छा देखो यहाँ पर उसने दोनों कार्बन को डॉट से शो किया है, तो आपने ये डॉट से शो करना है। अगर आपको आपको किसी से शो नहीं करता देन आप जो है वो डॉट एंड क्रॉस से शो करते हैं। अच्छा फिर देन इसके बाद अब जो हाइड्रोजन है इसके साथ है उनको आप वो बना दो। सही, ये ऐसे हो गया। देन इसके बाद अब देखो ये वाला जो कार्बन है ना, इसके पास साथ ही कार्बन है, फोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट ये तीन से वो कनेक्टेड है। अब देखो ये वाला कार्बन के साथ तो वो सिंगल बॉन्ड है, तो और हाइड्रोजन के पास तो होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो ये इस ऑक्सीजन के साथ जो है ना डबल बॉन्ड वो बनाएगा। इस चीज को वो समझो। देखो ये वाला जो वो कार्बन है इसके साथ तो उसका सिंगल बॉन्ड ही वो बनेगा, और जो हाइड्रोजन है उसके साथ भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्यों? हाइड्रोजन के पास होता ही जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है, तो डबल बॉन्ड कहाँ से वो बनाएगा। और ऑक्सीजन अब दो इसके इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। तो क्रॉस 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 ऑक्सीजन के यहाँ पे
डबल बॉन्ड बना दो और ये जो हाइड्रोजन शेयर किया वो बना दो, इस तरीके से। अच्छा, देखो उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई ग्रुप 7 chlorides are covalent molecules. The boiling point of some group 7 chlorides are shown, suggest the approximate boiling point of PCl3। अच्छा देखो, यहाँ पर ना आपने कुछ अपना फिजूल का जो है ना टाइम वेस्ट नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना है। देखो यहाँ पे ना बॉइलिंग पॉइंट असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। बॉइलिंग पॉइंट जो है यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट असेंडिंग ऑर्डर में जो है ना वो जा रहा है, तो आपने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में ही जो है वो लिखना है। ठीक है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, आप यहाँ पे 71 से लेकर इसके बीच में जो है ना वो लिख दोगे। 71 से ज़्यादा यानी कि 72 से लेकर 71, 20 और 9 के बीच में होगा, इन बिटवीन 72 to 179। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, 100 को लिख दो ना, सारा चल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है कि एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द बॉइलिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स। भाई यहाँ पर देखो सारे के सारे जो है वो नॉन पोमेटल है। NB, PP, SB और SBB से ये क्लोरीन के साथ ये क्लोराइड जो है ना वो बना रहे हैं। ठीक है, अब इनका सारे के सारे वो नॉन मेटल है, तो सारे के सारे जो है वो कोवेलेंट होंगे। हो सकता है कोई पुजाइंट या फिर कोई वो आ जाए, लेकिन इस यहाँ पे असल बात है कि मुझे स्ट्रक्चर डिस्क्राइब नहीं करना, मैंने यहाँ पे बताना है कि जो ट्रेंड है वो क्या है और क्यों है, एक्सप्लेन करना है। देखो भाई यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि जब मैं नीचे आ रहा हूँ ना तो अट्रैक्टिव फोर्सेस वो बढ़ेंगे इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीजेस इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। एक को मार्क जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिस्क्राइब करने का है, दूसरा क्या है कि वो मॉलिक्यूल्स के बीच में है ना। ठीक है, ये मेजर जो है ना वो डिफरेंस होता है इन बिटवीन बॉन्डिंग एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना, ये काफी मेजर जो है ना डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर देन उसके बाद हमारे पास है लिथियम फ्लोराइड हैज आयनिक बॉन्डिंग। व्हाट इज एन आयनिक बॉन्डिंग? बोले कि भाई आयनिक बॉन्डिंग क्या है? आयनिक बॉन्डिंग हमारे पास क्या होती है? द अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस ना, अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इन बिटवीन अपोजिटली या बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस ना। ये वही आयनिक कंपाउंड की ये प्रॉपर्टीज हैं जो इससे पहले लिखवाई हैं कि ये वो सॉल्युबल होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, अच्छा देखो जैसे अब यहाँ पे हमारे पास है, इसमें जो है ना थोड़ी वो मुश्किल होती है। अब वो बोले कि अ सल्फाइड हैज द सिंबल शोन, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर आर कंटेन इन अ सल्फाइड आयन। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? 34 को 16 से जो है ना सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 34 - 16 इज इक्वल्स टू 18। फिर इसके बाद है कि हाउ इज सल्फाइड आयन माइनस टू फॉर्म फ्रॉम अ सल्फर एटम। भाई वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। फिर देन उसके बाद वो बोल रहा है कि विच एलिमेंट फॉर्म्स एन आयन विद अ +2 चार्ज दैट हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज S - 2 आयंस। वो बोल रहा है कि भाई अगर वो बोल रहा है कि विच एलिमेंट फॉर्म्स अ +2 चार्ज दैट हैज द सेम इलेक्ट्रॉन एज S - 2 आयंस। अब देखो यहाँ पर मेरी एक बात सुनना। ठीक है,
देखो यहाँ पे जो मेरे पास S-2 आयन्स है ना, यहाँ पे हमारे पास, मैं जरा प्रोडक्ट टेबल की वो तरफ ले आऊँ मैं आपको। देखो, अब ये मेरे पास एक प्रोडक्ट टेबल है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना S-2 है मेरे पास, तो एस कौन है ग्रुप? तो 6 में और पीरियड वो 3 में, यानी पीरियड 3 में है ना, शेल 3 में, थर्ड शेल। सल्फर जो है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके वो बोले कि वो कौन सा एलिमेंट होगा जिसके ऊपर +2 चार्ज होगा और उसकी वो कन्फिग्रेशन सेम होगी एज ऑफ वो सल्फर। ठीक है। तो देखो, जो पीरियड 3 का जो नॉन मेटल होगा ना, वो अ, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करेगा और कन्फिग्रेशन क्या कर लेगा, 2 888। और जो पीरियड 4 का मेटल होगा, यानी पोटेशियम और कैल्शियम, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और लूज करेगा। जैसे यहाँ पर है ना, इसको इस तरीके से समझो कि, हाँ ये रहा। देखो, जो मेरे पास पीरियड 3 वाले हैं, जैसे जो मेरे पास यहाँ पे पीरियड 3 वाले हैं ना, जैसे यहाँ पे मेरे पास जो है वो 2 8 5, और सॉरी, 2 हो गया, 8 हो गया, और 5 हो गया, ये हो गया फॉस्फोरस। फिर आ गया सल्फर, 2 8 और 6। फिर आ गया क्लोरीन, 2 8 7 ना। देखो ये क्या कर रहे हैं, ये एक एक ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये हो जाएगा 2। क्या प्रॉब्लम हो रही है, समझ से पा रहे हैं? सही। ये 3 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, ये हो जाएगा 2 888। तो P-3 चार्ज हो जाएगा। सेम ये भी ऐसे ही करेगा, 2 गेन करेगा, तो इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा S-2। ये एक गेन करेगा, इसके ऊपर हो जाएगा 2 888 का चार्ज, 2 888 कन्फर्गेशन। इसी तरीके से जो मेरे पास यहाँ पे दूसरा जो आएगा, जो जैसे कि फर्स्ट को पीरियड 4 के मेटल्स होंगे। पीरियड 4 के मेटल्स में मेरे पास आ गया पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम के ऊपर चार्ज है और टोटल है 2 888 1, और इसकी कन्फिग्रेशन होगी 2 888 2। ठीक है। तो जो पीरियड 3 का नॉन मेटल है ना, वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करेगा और 2 888 की वो कन्फिग्रेशन पे आ जाएगा। और जो पीरियड 4 का मेटल है, वो अपना वैलेंस शेल वो लूज करेगा और वो भी 2 888 की कन्फिग्रेशन पे आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया K+1 और ये Ca+2। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो पीरियड 3 का वो नॉन मेटल होगा ना, वो पीरियड 4 के मेटल की कन्फिग्रेशन के बराबर होगा, ये आयनिक फॉर्म में। पीरियड 3 का जो मेटल है वो 2 888 को बनाएगा, और जो पीरियड 4 का मेटल है वो भी 2 888 को बनाएगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से ना हमारे को पास होगा। सही। तो अब यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं यही पीरियड 2 और पीरियड 3 के बारे में वो बात करूँ ना, तो जो पीरियड 2 का नॉन मेटल होगा, उसका जो नेगेटिव आयन की वो कन्फिग्रेशन होगी ना, वो पीरियड 3 के पॉजिटिव आयन की कन्फिग्रेशन के बराबर होगी। ठीक है। अब यहाँ पे S-2 की वो कन्फिग्रेशन किसके पास होगी, कैल्शियम 2+ के पास। अच्छा, अब देखो जरा, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। वो बोला कि द टेबल शोज अ मेल्टिंग पॉइंट इन द बॉइलिंग पॉइंट एट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द 6 सब्सटेंसेस DEFGI। अब मैं यहाँ पर आपको ना सारे इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे को बता रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर, सॉरी, प्रॉपर्टीज की बेसिस पे को बता रहा हूँ कि इनमें स्ट्रक्चर को कौन सा होगा। इन सब का मैं प्रॉपर्टीज की बेसिस पे वो बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर जो है इनमें कौन सा होगा। अब यहाँ पे जो डी है मेरा, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है, बट वो नॉन कंडक्टर ऑफ ये इलेक्ट्रिसिटी है, जब वो सॉलिड है, जब वो लिक्विड है। तो ये मेरे पास हो जाएगा जाइंट आयनिक, क्योंकि जाइंट आयनिक जो है एक्सेप्ट ग्रेफाइट जो है, सॉरी, जाइंट कोवेलेंट। कोवेलेंट इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं करता, चाहे जाइंट हो या फिर कुछ सिंपल हो। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की वो कंडक्शन इसमें वो नहीं होती। ठीक है। तो ये जाइंट कोवेलेंट हो गया डी। अब अगर मैं ई में भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है, जितना हाई टी में तो होता नहीं लेकिन हाई है। ठीक है। और जब ये सॉलिड है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है, नॉन कंडक्टर है। जब लिक्विड है तो कर रहा है। तो ये आयनिक को कंपाउंड है। अगर कोई भी आपके पास ऐसा ऐसा कंपाउंड आ जाए
जो सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा हूँ बट लिक्विड, सॉलिड में ना कर रहा हूँ, लिक्विड में कर रहा हूँ, तो वो आयनिक होगा। तो ये जाइंट आयनिक हो गया। मेटल दोनों में कंडक्ट करता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये दोनों जो है ना नॉन कंडक्टर है, यानी कि लिक्विड में भी नहीं कर रहा, वो सॉलिड में भी नहीं कर रहा, तो ये कोवेलेंट है। बट ये जाइंट है या फिर सिंपल है, इसका ये पता चलेगा हमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से। अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो ये जॉइंट है, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो लो है, तो ये सिंपल कोवेलेंट है। तो यहाँ पर ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो लो है, तो ये सिंपल कोवेलेंट है। अच्छा, फिर उसके बाद जी पे आ जाओ। जी हमारा क्या है, ये दोनों में गुड कंडक्टर है, ठीक है। जब सॉलिड है हो सक भी, जब ये लिक्विड है हो सक भी, तो ये वो मेटल है। और इसको मजीद कंफर्म क्या कर रहा है कि इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो ये मेटल हो गया एम। ये जो एच है, एच जो है वो दोनों में नॉन कंडक्टर है, यानी कि सॉलिड लिक्विड दोनों में वो कंडक्ट नहीं कर रहा। और इसी को तरीके से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इसका कोई खास नहीं है, लो ही है, ठीक है। तो ये भी सिंपल कोवेलेंट है। इसी तरह से अगर मैं आई को देख लूं, ये मैं वो बता रहा हूँ कि जिनकी जो ये डाटा दिया गया उनकी बेसिस पे ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, फिर इसी तरीके से क्या है, ये भी नॉन कंडक्टर है, और इसका भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पुल है। देखो इसका तो बहुत ही ज्यादा पुल है ना, तो देखो सिंपल कोवेलेंट में भी तो ये होता है ना कि लो होगा, किसी का बहुत ही ज्यादा पुल होगा, किसी का थोड़ा सा पुल होगा, ठीक है। तो इसका भी, इसका इतना ज्यादा लो नहीं था एच का ना, लो था, कम था, इतना ज्यादा नहीं था। आई का तो बहुत ही ज्यादा वो कम है, तो ये भी सिंपल कोवेलेंट ही है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई विच सब्सटेंस इज अ लिक्विड है टू 25 डिग्री को सेल्सियस। देखो लिक्विड हमारे पास वो कब होता है, बेसिकली ये उसका वो क्वेश्चन है काइनेटिक पार्टिकल वो थ्योरी का ना, स्टेट ऑफ मैटर का, चेंज ऑफ स्टेट का। ये इसके बाद हमको पढ़ेंगे। वैसे एक बात को समझा दूं, देखो मेल्टिंग और तीन चीजें हैं ना, फ्रीजिंग, मेल्टिंग और बॉइलिंग। देखो फ्रीजिंग, जब हम इसको एक मिनट, मुझसे गलती हो गई है, फ्रीजिंग मैंने वो लिख दिया, सॉरी सॉरी। मेल्टिंग है, ठीक है। मेल्टिंग के बाद हमारे पास क्या है, बॉइलिंग है, ठीक है। तो देखो मेल्टिंग से पहले हमारे पास सॉलिड होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग के बीच में वो लिक्विड होगा, और बॉइलिंग के बाद जो वो गैस होगा। तो जिसका, यानी कि जिसका जिसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बीच में 25 डिग्री सेल्सियस आ रहा होगा ना, जिसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बीच में 25 डिग्री सेल्सियस आ रहा होगा, तो वो जो वो लिक्विड होगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे वो देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो जो हैफ है, हैफ का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, -1119। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, -1119 ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, -1119। और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 43। तो जो 25 है वो इन बिटवीन आ रहा है। अब अगर मैं डी देखूं तो इसमें भी 25 वो बीच में ही आ रहा है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट तो स्टार्ट ही जो है ना 1000 के बाद से हो रहा है। ई का भी नहीं आ रहा, क्योंकि इसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट है वो 800 से हो रहा है। जी का भी नहीं आ रहा, एज का भी नहीं आ रहा, क्योंकि एज का भी वही सेम है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 100 के बाद से ये स्टार्ट हो रहा है। मुझे बीच में चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में 25 चाहिए, तो ये वो लिक्विड होगा। इसी तरीके से जो हाइड्रोजन है उसमें ये तो आ रहा है, बट इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 डिग्री से वो पहले ही हो रहा है खत्म, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर है मेरा एफ। विच सब्सटेंस इज अ गैस एट टू 25 डिग्री सेल्सियस, यानी ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि 25 डिग्री सेल्सियस से पहले ही जो है वो बॉयल हो जाए। तो 25 डिग्री सेल्सियस से पहले वो बॉयल, ना तो ये हो रहा है, ना ये हो रहा है, ना ये हो रहा है, ना ये, ना ये, सिर्फ एक ही हो रहा है, आई। तो आई मेरा आंसर है। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रहा है कि विच थ्री सब्सटेंसेस कंटेन सिंपल मॉलिक्यूल। ये तो मैंने ऊपर को लिख दिया, सिंपल मॉलिक्यूल ये रहे, एफ, एच और आई, ठीक है। ये आप ये पर लिख दोगे। फिर इसी तरीके से बोल रहा है कि विच सब्सटेंस कुड बी मेटल, गिव रीजन ऑफ योर आंसर। अब ये मैंने लिखा हुआ है कि भाई जी मेरे को मेटल है, क्योंकि इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो
वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। जी, गुड कंडक्टर व्हेन सॉलिड, क्योंकि सॉलिड में तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना जी कंडक्ट करता है, यानी कि मेटल को कंडक्ट करता है। तो उसके बाद है कि विच सब्सटेंस हैज अ मैक्रो स्ट्रक्चर, गिव द टू रीजन ऑफ योर आंसर। अब इसमें से जाइंट कोवेलेंट कौन सा है, जाइंट कोवेलेंट, ये रहा डी। देखो इसमें क्या है, जाइंट कोवेलेंट कैसे, पहले मैंने को बताया कि भाई कोवेलेंट होगा तो नॉन कंडक्टर होगा ये इलेक्ट्रिसिटी पे, चाहे सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो। फिर वो दूसरा क्या है कि भाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो ये दोनों चीजें आ रही हैं। अगर ये दोनों में नॉन कंडक्टर होता और मेल्टिंग पॉइंट लो होता तो ये सिंपल कोवेलेंट होता। बट ऐसा नहीं है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है, तो या तो ये जाइंट स्ट्रक्चर, देखो याद वो रखना, कभी भी जो है ना अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा तो स्ट्रक्चर जाइंट ही होगा, अब चाहे वो कोवेलेंट हो, चाहे आयनिक हो, चाहे मेटेलिक हो, ठीक है। और ये नॉन कंडक्टर ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, मेरे पास है डी। और क्यों है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा क्या है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ। आपने पूरा लिखना है सॉलिड और लिक्विड दोनों में, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि विच सब्सटेंस इज आयनिक सॉलिड, गिव वन रीजन ऑफ योर आंसर। बोल रहा है कि आयनिक वो सॉलिड कौन सा है, तो आयनिक सॉलिड यहाँ पर हमारे पास जाइंट आयनिक कौन सा है, ये रहा ई। अब ये हमें वो कैसे ये पता चल रहा है, एक तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है, दूसरा ये सॉलिड में ये कंडक्ट नहीं कर रहा है, लिक्विड में ये कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। ई ओनली कंडक्ट्स व्हेन लिक्विड, से उसी वक्त कंडक्ट कर रहा है जब लिक्विड। थोड़ा अलग टाइप का और कुछ, अब देखो जैसे ये हमारे पास आ गया, वो बोले कि दिस क्वेश्चन इज अबाउट, अच्छा 25 है। कार्बन इज एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, नेम द टू फॉर्म्स कार्बन दैट हैव द जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, डायमंड और ग्रेफाइट। इनके पास जो है ना जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है, डायमंड और ग्रेफाइट। एक और ये ग्रेफेन भी होता है, बट उसके ऊपर इतनी बात नहीं करी है, तो उसके ऊपर हम इतना देखते भी नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद 26 है। This question is about the phosphorus, the compound of phosphorus. Phosphorus has a formula P4 and some properties of P4 are shown. देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को कम है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी नहीं, और ये नॉन पोलर है। तो जाहिर सी बात है ये सिंपल कोवेलेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नॉन कोवेलेंट है, तो ये कोवेलेंट है। अब कोवेलेंट में आयनिक है या वो जॉइंट, सिंपल है या वो जॉइंट है, क्योंकि नॉन कंडक्टर है ना इलेक्ट्रिसिटी का, और इनसॉल्युबल भी है, तो ये कोवेलेंट है। अब ये आयन सिंपल है ये या जॉइंट कोवेलेंट है, ये पता चलेगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से, वो भी फुल है। तो ये क्या है, ये सिंपल कोवेलेंट है, ठीक है। कोवेलेंट बोले, बॉन्डिंग कौन सी है, स्ट्रक्चर नहीं पूछा, सिर्फ ये बॉन्डिंग पूछा, तो ये कोवेलेंट है। वो बोले कि एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस व्हाई द P4 हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। वीक जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस है। वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक अट्रैक्टिव फोर्स है। फिर बोले कि एक्सप्लेन व्हाई फास्फोरस इज द नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके पास कोई आयन नहीं है, इसके पास कोई फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। नो फ्री मूविंग आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री मूविंग, या फ्री मूविंग को मोबाइल बोलते हैं, नो फ्री मूविंग आयंस और इलेक्ट्रॉन्स।
अच्छा देखो, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, वो बोल रहे हैं कि भाई व्हाट इज meant by the term ionic lattice, बोल रहा है कि आयनिक lattice का मतलब क्या है। तो हमें बस ये बात बतानी है कि आयनिक lattice का मतलब क्या होता है। तो भाई आयनिक lattice का मतलब है पॉजिटिव एंड नेगेटिव Literally the चार्जेस, clearest, bro. Look पॉजिटिव very एंड, nice. Like actually, literally looks. अच्छा देखो आयनिक लैटिस का मतलब क्या होता है कि जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस है ना, वो एक फिक्स पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है। अपोजिटली चार्ज आयंस अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड पैटर्न। फिर उसके बाद वही क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई पोटेशियम ब्रोमाइड डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड बट डज व्हेन मोल्टन। भाई जब सॉलिड होता है तो इसलिए कंडक्ट नहीं करता क्योंकि फ्री मूविंग आयंस नहीं होते हैं। जब लिक्विड होता है तो इसलिए करता है क्योंकि फ्री मूविंग आयंस उसके वो पास होते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, जैसे अब जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि भाई सोडियम क्लोराइड इज अ टिपिकल आयनिक कंपाउंड। द डायग्राम शो द पार्ट ऑफ अ lattice of sodium chloride. Complete the diagram to show the ions present. Use a positive for Na plus and the negative for Cl minus. Ions one ion has been completed for you. देखो इससे पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया है। जैसे ये पॉजिटिव आयन से को बनाती है ना, अब इसके साथ जितने भी को कनेक्टेड होंगे वो नेगेटिव आयन को बनाओ। ठीक है। अब जो नेगेटिव आयन है उनके साथ आप पॉजिटिव आयन को बनाओगे, ये बना दिया। अब इस पॉजिटिव के साथ सारे नेगेटिवली अटैच्ड होंगे इस तरीके से हो। सही है? वो बोले हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू अ क्लोराइड आयन हैव। भाई ये तो, इसमें तो आप वो देख लोगे कि भाई इसमें वो कन्फिग्रेशन क्या होती है ना, क्लोरीन की 288, 28 वो 7 होती है। तो जब वो Cl माइनस भरेगा, आयन बनेगा, तो 288 कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, टोटल 18 होगा। ठीक है? फिर उसके बाद देन, अच्छा देखो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है, बस ये आखिरी कर देते हैं। वो बोल रहा है कि भाई कार्बन एंड सिलिकॉन आर एलिमेंट इन ग्रुप 4। Carbon and silicon are elements in group 4 of the periodic table. Both carbon and silicon exist as more than one isotope. Silicon has a giant structure which is similar to the structure of diamond. Name the type of bond which is present in between silicon atoms in silicon. कोवेलेंट होता है ना, कोवेलेंट को बॉन्डिंग होती है। सिलिकॉन जो है वो जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, तो बॉन्डिंग कौन सी होगी, सिलिकॉन की कोवेलेंट होगी सिलिकॉन के बीच में। ठीक है। फिर देन उसके बाद है कि सजेस्ट द टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन। यूज योर knowledge and structure to explain why silicon has these properties. कोई भी तो प्रॉपर्टीज आपने वो बतानी है, और वो प्रॉपर्टीज क्यों है उसको आपने एक्सप्लेन करना है ना। ठीक है। एक तो ये प्रॉपर्टी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग एंड पीपी है। तो हाई मेल्टिंग एंड पीपी क्यों है, इट हैज हाई या फिर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट फोर्सेस है ना। ठीक है। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड या फोर्सेस। और दूसरा आप बोल दोगे कि नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, क्योंकि नो फ्री मूविंग आइंस से यहाँ पे मोबाइल आइंस लिख देते हैं, अक्सर लिखा होता है नो मोबाइल आइंस और इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। सही।